नमस्ते विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, जो कि बीए बीएड बीए फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक है। इसलिए हमें भारतीय इतिहास के वर्गीकरण को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास में किन किन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास में हम उन्हीं चीज़ों को सम्मिलित करते हैं जिसने संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित किया हो। वही घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हाल ही में एक वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस। यह बात हमारे लिए तो वर्तमान की है, परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए यह इतिहास बन जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है इतिहास के अंदर, कि इतिहास में क्रमबद्धता होनी अनिवार्य है। बिना क्रमबद्धता के हमें इतिहास के बारे में आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, फिर हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ते हैं, फिर हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। इसलिए इतिहास में क्रमबद्धता होनी अनिवार्य होती है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बाबर पढ़ा दूं, उसके बाद डायरेक्ट औरंगजेब पढ़ा दूं, तो जो बीच की जानकारियां है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा। तो इस आधे अधूरे के ज्ञान को हम इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि इतिहास में क्रमबद्धता होनी अनिवार्य है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात होती है कि इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है वह कैसे मिलती है। तो उसके लिए साक्ष्य या स्रोत का होना अनिवार्य है कि किन किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इतिहास के बारे में जो हमने जानी। अब हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने किस आधार पर किया है। तो विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साधन मौजूद नहीं थे, यानी लिखी हुई कोई भी चीज़ इस काल के अंदर वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुई। केवल पुरातात्विक साधन ही मिले हैं, क्योंकि इस समय मानव का जीवन असभ्य एवं बर्बर था। यानी कि इस समय का जो काल है उस काल की जानकारी हमें किसी बुक या लिखित साक्ष्य से नहीं मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हमें किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हम पुस्तकों का सहारा लेते हैं, क्योंकि अभी का मानव पढ़ना लिखना जान गया है, उसमें इतनी समझ विकसित हो गई है। परंतु यह जो मानव का प्रारंभिक काल था, इसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो इस प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिकों ने पुरातात्विक साधनों के अंतर्गत रखा है। इसलिए
इसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण यानी पत्थर, ये देखिए, यानी कि वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार के पत्थर मिले, कुछ मोटे कुछ नुकीले। इन पत्थरों के आकार के आधार पर वैज्ञानिकों ने उस समय के इतिहास के बारे में जाना और इन पत्थरों की बनावट के आधार पर ही पुनः इसे 3 भागों में बांटा है प्रागैतिहासिक काल को, जिसे पुरापाषाण काल, मध्यकाल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल कहते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो भी हमें खुदाई के दौरान अभिलेख, धातु, पत्थर, मृदभांड आदि के रूप में जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उसी के आधार पर हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो विद्यार्थियों, पुरापाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या हुआ था और कौन कौन सी चीज़ें मिली, इसका हम अध्ययन करते हैं। पुरापाषाण काल के अंदर मानव ने आग का आविष्कार किया और मानव की जो जीविका का मुख्य आधार था वह आखेटक या शिकार था। इस काल के में अधिकतर औजार पत्थर के बने होते थे। इस काल में होमो सेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय हुआ। आगे हम मानव के विकास का क्रम पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि होमो सेपियंस कौन थे। यह हम अगले टॉपिक में मानव का विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, पुरापाषाण काल में मानव शैलाश्रय में रहने लगा, यानी गुफाओं में मानव रहने लगा था। इस काल में मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी और पुरापाषाण काल में ही चित्रकारी के साक्ष्य मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। विद्यार्थियों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए। तो ये गुफाओं के अंदर वैज्ञानिकों को चित्रकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उन्होंने इतिहास को लिखा। ये देखिए, तो पुरापाषाण कालीन स्थलों में जो सबसे महत्वपूर्ण है स्थल, वह भीमबेटका जो कि भोपाल के पास स्थित है, वहाँ पर मिली गुफाएं हैं। अब हम देखते हैं मध्यपाषाण काल। तो विद्यार्थियों, मध्यपाषाण काल के अंदर मानव मछली पकड़कर, शिकार करके और खाद्य सामग्री एकत्रित करके जीवन यापन करने लगा। मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल से मिलता है। मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसी काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे, यानी कि पुरापाषाण काल में मानव सर्दी, गर्मी, बरसात अर्थात विभिन्न ऋतुओं में स्थान बदल बदल कर रहता था। यानी कि मानव
घुमड़कर प्रजाति का था, जबकि मध्य पाषाण काल में मानव स्थायी निवास करने लगे तथा मध्य पाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार भी हुआ था। इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के बने होते थे, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिए एवं आरी आदि हथियार प्राप्त होते हैं। अब हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। इस काल में पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। या मुख्य रूप से मनुष्य स्थायी निवास नवपाषाण काल के अंतर्गत स्थायी निवास में रहने लगा। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मेहरगढ़ से जौ, गेहूँ, खजूर और कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहा करते थे। मानव द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, जो कि पहली फसल थी, एवं जौ थी। यानी कृषि के लिए जो फसल अपनाई गई थी सर्वप्रथम वह गेहूँ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर के ब्रूजहोम से गृहत्यावास यानी कि गड्ढा रूपी घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा हड्डी के औजार मिले हैं। मानव ने सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया, यानी जो पहला जानवर था जिसे मानव ने पाला वह कुत्ता था। तो विद्यार्थियों, हमने अब तक पढ़ा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत वैज्ञानिकों द्वारा जो पत्थर की बनावट के आधार पर वह पुनः इसे विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम इतिहास के जो आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या था? यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। हड़प्पा की संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंतर्गत आती है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में वैज्ञानिकों को लिखित प्रमाण नहीं मिले, परंतु आद्य ऐतिहासिक काल में इतिहास का वह काल जिसमें लिखित प्रमाण मौजूद है। यानी मानव को लिखना तो आ गया था इस काल में, परंतु अभी तक इस काल के अंतर्गत जो भी साधन हमें मिले हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि, उस पर वैज्ञानिक अभी तक शोध कर रहे हैं, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित प्रमाण मौजूद नहीं थे और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण तो मौजूद थे, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इतिहास का जो अगला और अंतिम है ऐतिहासिक काल,
इस काल को इतिहासकार उस काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है और जिनमें मानव सभ्य बन गया था। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। यानी कि ऐतिहासिक काल, इसे ही हम इतिहास, आधुनिक काल या वर्तमान काल कह सकते हैं। इतिहास का वह काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद है तथा उन्हें पढ़ भी लिया गया है, तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इतिहास के जो वर्गीकरण है उसके बारे में जाना कि उसे कितने भागों में बांटा गया है और किस किस काल से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।